विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में हमारा टॉपिक चल रहा था गढ़वाल का परमार और पंवार राजवंश। उसमें काफी शासकों के बारे में बता चुका हूं। आज है राजा पृथ्वीपति शाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजा पृथ्वीपति शाह। 1640 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ, जो उस समय लगभग 7 वर्ष के अल्प वयस्क थे, यानी 7 साल की उम्र में ही पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हो गया था 1640 में। इनकी संरक्षिका जो थी वो महारानी कर्णावती थी। महारानी कर्णावती को बनाया गया, जो कि इनकी माता थी। और महारानी कर्णावती किनकी पत्नी थी? राजा महीपति शाह की। इसकी राजा महीपति शाह की मृत्यु हो गई थी, तो रानी महारानी कर्णावती के संरक्षण में राजा पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ 7 वर्ष की अवस्था में। पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया था। कौन सा? पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया। पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी नामक स्थान को दूसरी राजधानी बनाया और वहां का शासक दिलीप शाह को बनाया। राजगढ़ी नामक स्थान को दूसरी राजधानी बनाने वाले परमार शासक कौन थे? आंसर पृथ्वीपति शाह। राजगढ़ी का प्रशासक या शासक किसको बनाया गया? आंसर दिलीप शाह को बनाया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1655 ईस्वी में खलीतुल्लाह कासिम खां के नेतृत्व में गढ़ राज्य की सीमाओं को घेर लिया था, जिसमें चंद राजा बाज बहादुर चंद और सिरमौर के राजा मेधांता प्रकाश ने मुगल सेना का साथ दिया। तीनों सेनाओं ने दून घाटी पर विजय प्राप्त की। दून घाटी पर पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा सुलेमान शिको को शरण दी। इसे अभागा शहजादा कहा जाता है। सुलेमान शिको जो कि दारा शिको का बेटा था, क्योंकि उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था, है ना। शाहजहां के बीमार होने की अफवाह फैली, उसकी हत्या की अफवाह फैली, तो चारों बेटों में क्या हो गया? 4 बेटे और 3 बेटियों में उत्तराधिकार का, यानी वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें लास्ट में कौन जीता? औरंगजेब। औरंगजेब ने दारा शिको की हत्या कर दी, उसको अपमानित करके उसकी हत्या की गई बड़ी विभत्स तरीके से। तो दारा शिको के बेटे का भी नंबर था, तो वो भागकर कहाँ आया? पृथ्वीपति शाह के दरबार में आया। यानी अभागा शहजादा सुलेमान शिको किसके दरबार में आया था उत्तराखंड में? आंसर राजा पृथ्वीपति शाह। दारा शिको को लघु अकबर कहते हैं, जो सुलेमान शिको का पिता था। सुलेमान शिको ने 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली। अपने साथ 17 लोगों को लेके आया, गढ़वाल में शरण ली। सुलेमान को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को गढ़वाल भेजा और उसके बाद जय सिंह के पुत्र राम सिंह को भेजा था। मेदिनी शाह और राम सिंह ने मिलकर सुलेमान शिको को दिल्ली दरबार में पेश किया। पृथ्वीपति शाह ने मना कर दिया था, लेकिन मेदिनी शाह और राम सिंह ने दोनों ने मिलकर सुलेमान शिको को दिल्ली दरबार में पेश किया। पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने सुलेमान शिको को औरंगजेब को सौंप दिया। तब पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया। उसने कहा, तूने मेहमान जो शरण लेने आया था, शरणागत जो व्यक्ति था, उसको क्या कर दिया? तूने औरंगजेब को दे दिया। और औरंगजेब ने भी हत्या ही की एक तरह से। जितने भी राजकुमार थे सबकी हत्या की गई, है ना। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र मेदिनी शाह को कहा जाता है। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र मेदिनी शाह को कहा जाता है। मेदिनी शाह की दिल्ली में 1662 ईस्वी में मृत्यु की खबर औरंगजेब ने पत्र लिखकर पृथ्वीपति शाह को दी थी। मेदिनी शाह की दिल्ली में 1662 ईस्वी में मृत्यु की खबर औरंगजेब ने पत्र लिखकर पृथ्वीपति शाह को दी थी। मेदिनी शाह की मृत्यु तिथि के बारे में इतिहासकारों द्वारा 2 तिथियों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहली तिथि 1661 ईस्वी और दूसरी तिथि 1662 ईस्वी की है। हाटकोटी की संधि पृथ्वीपति शाह और मानधाता प्रकाश के बीच में हुई थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है पहले, यही ग्रुप सी में पूछा गया है। पृथ्वीपति शाह और मानधाता प्रकाश के बीच में कौन सी संधि हुई? आंसर हाटकोटी की संधि। औरंगजेब का 1665 ईस्वी का पत्र मिलता है, जिसमें वह फतेह शाह को राजा बनने की बधाई देता है। इसको फतेह शाह को राजा बनने की बधाई देता है। पृथ्वीपति शाह ने लगभग 1664 ईस्वी में गद्दी त्याग कर फतेह शाह को राजा बनाया। 1667 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद उसका पौत्र फतेह शाह गद्दी पर बैठा। ट्रेवनियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में गढ़ राज्य की बहादुरी की प्रशंसा की है। ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर ट्रेवनियर ने लिखी। किसने लिखी? ट्रेवनियर ने लिखी। इसमें गढ़ राज्य के बहादुरी की प्रशंसा करता है। कुंभ मेले के अवसर पर गंगा स्नान के समय देसी राजाओं के बीच जब मेदिनी शाह ने कहा, मेरी गंगा होली तो मेरा पास औली, मतलब अगर मेरी गंगा होगी तो मेरे पास
आएगी तब गंगा की धारा चंडी की ओर चली गई थी, जिसे आज भी गंगा जी की नील धारा कहा जाता है। बुलंदा बदरीश कहा जाता है टिहरी के राजाओं को। क्या कहा जाता है? यानी गंगा ने भी अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया था कि रातों रात, क्योंकि कुंभ के मेले के अवसर पर टिहरी के राजा को यथोचित सम्मान नहीं दिया गया, उसको कहीं दूर टेंट दिया गया राजा को। तो राजा ने कहा कि मेरी गंगा होली था मेरे पास आली, है ना। ये किसने कहा था? ये मेदिनी शाह ने कहा था। आज भी गंगा क्या होती है? गंगा की एक धारा चंडी की ओर, चंडी घाट जो वाला जो क्षेत्र है उसकी ओर चलेगी, उसको नील धारा कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद राजा फतेह शाह, ये क्वेश्चन बना हुआ मेरी गंगा होली तो मेरे पास वाली है, किसका कथन है? आंसर मेदिनी शाह का है। अच्छा, राजा फतेह शाह 1665 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक, कब तक? औरंगजेब का समकालीन है ये भी, फतेह शाह। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? आंसर फतेह शाह को कहा जाता है। गढ़वाल का शिवाजी फतेह शाह को कहा जाता है। फतेह शाह का जो था वो गुरु गोविंद सिंह जी की भांति घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है, जिस चित्र में उनकी उम्र लगभग 33 वर्ष लिखी हुई है। कितनी? 33 वर्ष लिखी गई है। हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार फतेह शाह की संरक्षिका राजमाता कटौची थी। राजमाता कटौची के संरक्षण में फतेह शाह शासक बना था, ये हरिकृष्ण रतूड़ी जी बताते हैं। मतीराम ने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है। मतीराम ने, उल्टा पूछेगा, फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल या गोल्डन पीरियड किसने कहा है? आंसर मतीराम ने कहा है। किसने कहा है? अगला, गुरु विलास के अनुसार भेंगणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। 1689 में भेंगणी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? आंसर गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के साथ। ठीक है, गुरु विलास में लिखा हुआ है ऐसा। फतेह शाह के सम्मान में उसकी तलवार और हथियार कई वर्षों तक दाबा के बिहार में रखे गए थे। दाबा के बिहार में रखे गए थे। भेंगणी युद्ध का कारण सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश से गुरु की मित्रता या पुत्री के विवाह के अवसर पर गुरु के उपहारों को लौटाना रहा होगा। गुरु के उपहारों को लौटाना रहा होगा। भेंगणी के युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में भी किया है। भेंगणी के युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में किया था। फतेह शाह ने अपनी पुत्री का विवाह बिलासपुर के राजा भीमचंद के पुत्रों से किया। मेमोयर्स ऑफ देहरादून के लेखक जीआरसी विलियम्स। मेमोयर्स ऑफ देहरादून किसने लिखी? आंसर जीआरसी विलियम्स ने लिखी। एक पूरी लिस्ट याद करनी है आपने, जितनी भी किताबें हैं गजट से लेके, गढ़वाल गजट से लेके, और सब गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, उत्तराखंड का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास, है ना, इन सब के लेखक याद करने हैं आपने। मेमोयर्स ऑफ देहरादून में लिखा है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और फतेहपुर नामक नगर बसाया। सहारनपुर पर आक्रमण करके फतेहपुर नामक नगर बसाया। फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। गढ़वाल का अकबर इसलिए कहते हैं क्योंकि अकबर की भांति फतेह शाह के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। कौन रहते थे? अब ये याद करने पड़ेंगे भाई, क्या 9 के 9 याद करने पड़ते हैं। फतेह शाह के दरबार के नवरत्न कौन थे? श्री खेतराम धसमाना, श्री सुरेंद्रनाथ बड़थवाल, श्री हरिदत्त नौटियाल, श्री रुद्रदत्त कमोठी, श्री शशिधर डंगवाल, श्री बासवानंद बहुगुणा, श्री शहदेव चंदोला, श्री हरिदत्त थपलियाल और श्री कीर्तिराम पंठौला। ये नवरत्न किसके दरबार में थे? आंसर फतेह शाह के दरबार में थे। इनके नाम एज इट इज याद करने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट श्री शशिधर डंगवाल जी हैं। कौन है ये? शशिधर डंगवाल जी कौन है? ज्योतिषाचार्य। चेक कीजिए इनको, इनके बारे में पढ़ा है हमने। अगला, फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। फतेह शाह नाथपंथी संत बालकनाथ से अधिक प्रभावित हुए और उनके अनुयायी थे। तो संत बालकनाथ के अनुयायी कौन थे? आंसर फतेह शाह। फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने दरबार में बुलाया और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने में मदद की थी। गुरु राम राय जी को अपने दरबार में आमंत्रित करने वाला गढ़वाल का परमार शासक कौन थे? आंसर फतेह शाह। और फतेह शाह ने ही देहरादून में, जहाँ झंडा जी का मेला लगता है,
वहां पे गुरुद्वारा बनाने में मदद की थी, है ना। पंजाब कौर गुरु राम राय जी, तो उनकी शायद मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो गुरुद्वारा साहब बनाया गया वहां पर, वो किसने बनाया? राजमाता पंजाब कौर ने बनाया। ठीक है। अगला, फतेह शाह ने गुरु राम राय की आय हेतु 3 गांव खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी, कौन कौन से? खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी दान में दिए थे। जबकि फतेह शाह के पौत्र प्रदीप शाह ने 4 गांव छायावाला, भूजनवाला, पंडितवाड़ी और घाटवाला, ये गुरुद्वारे को दान में दिए थे। छायावाला, भूजनवाला, पंडितवाड़ी और घाटवाला गुरुद्वारे को दान में दिए थे। इतना समझ में आ गया? आज भी जो महंत होते हैं वो गढ़वाल के होते हैं। गुरु राम राय में झंडा साहब जो मेला लगता है, जहाँ जो गुरुद्वारा साहब है, वहाँ के जो महंत होते हैं, इस समय वर्तमान में जो महंत हैं वो आदि बद्री के हैं, भगवाना जी हैं। ठीक है। महंत इंद्रेश जी ना, कुछ और नाम है उनका। चलो जी, उसके बाद मौला राम के अनुसार फतेह शाह का उत्तराधिकारी कौन था? उपेंद्र शाह था। कौन था? मौला राम तोमर। वो बताते हैं ये महान चित्रकार थे, गढ़वाल शैली, चित्र शैली के क्या सबसे बड़े कलाकार मौला राम। उनके अनुसार फतेह शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उपेंद्र शाह हुआ। उपेंद्र शाह ने लगभग 1 वर्ष शासन किया, जो परमार वंश का सबसे कम कार्यकाल था। उपेंद्र शाह की मृत्यु दीपावली के दिन हो गई। दीपावली के दिन किसकी मृत्यु हुई राजा की? आंसर उपेंद्र शाह। भक्त दर्शन और वाल्टन फतेह शाह का उत्तराधिकारी दिलीप शाह को मानते हैं, जिसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। रत्न कवि के अनुसार फतेह शाह के समय राज्य में इतनी शांति थी कि लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। ठीक है। अब है फतेह शाह के दरबारी। रत्न कवि श्री क्षेमराज जटाधर मतीराम, ये फतेह शाह के दरबारी कवि थे। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता श्री जटाधर या जटाशंकर थे। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? जटाधर या जटाशंकर। श्री रत्न कवि का हस्तलिखित ग्रंथ जो है वो फतेह प्रकाश है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, फतेह प्रकाश किसने लिखा? आंसर श्री रत्न कवि ने लिखा। किसने लिखा? श्री रत्न कवि ने लिखा। तो ये 3 नाम याद करना है आपने, रत्न कवि या श्री क्षेमराज, दूसरे हैं जटाधर, 3 मतीराम। इन तीनों कवियों के नाम याद करने हैं, तीनों फतेह शाह के दरबार में थे। तो मैंने बता दिया आपको कि श्री रत्न कवि का हस्तलिखित ग्रंथ कौन सा है? फतेह प्रकाश है। रत्न कवि ने फतेह शाह को अपने ग्रंथ फतेह शाह में हिंदुओं का रक्षक, शील का सागर और उदंडों को दंड देने वाला बताया है। हिंदुओं का रक्षक, शील का सागर और उदंडों को दंड देने वाला फतेह शाह को किसने बताया है? आंसर रत्न कवि ने। किसमें बताया? फतेह शाह में बताया। ग्रंथ वृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल रचना कवि मतीराम की है, और मतीराम का रस राज ग्रंथ श्रीनगर के चित्रकार मंगतराम तुंवर को समर्पित था। ग्रंथ वृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल रचना, ग्रंथ वृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल, ये रचना किसकी है? कवि मतीराम की है। मतीराम का एक और ग्रंथ है रसराज ग्रंथ। कौन सा? वो कहां पर है? श्रीनगर, मतलब किसको समर्पित था? श्रीनगर के चित्रकार मंगतराम तुंवर को समर्पित था। अगला, कविराज सुखदेव ने अपने ग्रंथ वृत्त विचार में फतेह शाह की वीरता का वर्णन किया है। फतेह शाह ग्रंथ का संपादन डॉक्टर सूरवीर सिंह ने किया। फतेह शाह ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर सूरवीर सिंह ने किया। फतेह शाह यशोवर्णनम पुस्तक के रचयिता कौन थे? रामचंद्र थे। फतेह शाह यशोवर्णनम पुस्तक के रचयिता कौन थे? रामचंद्र थे। फतेह शाह की कीर्ति सुनकर शिवराज भूषण और नीलकंठिया जटाशंकर ने श्रीनगर की यात्रा की। इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल नामक पुस्तक किसने लिखी? श्री राम गोपाल जी ने लिखी। किसने लिखी? श्री राम गोपाल जी ने लिखी इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल। इंडो चाइना तिब्बत, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कहीं। अगला, राजा प्रदीप शाह। अगले कौन हुए? लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्कों के आधार पर प्रदीप शाह का शासनकाल 1717 से 1757 ईस्वी माना जाता है। प्रदीप शाह के मिले दान पत्र के आधार पर 1717 से लेकर और 1772 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। प्रदीप शाह की संरक्षिका कनक देई एवं इनके पिता का नाम दिलीप शाह था। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? कनक देई। पिता का नाम क्या था? दिलीप शाह।
डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण के अनुसार प्रदीप शाह के समय मंत्रियों का सशक्त गुट था, जिनमें पुरिया नैथानी का नाम मिलता है। इसका पुरिया नैथानी का नाम मिलता है। प्रदीप शाह का दीवान रघुपति चौथा था और प्रदीप शाह के वजीर का नाम चंद्रमणि डंगवाल और रंगी बिष्ट था। चंद्रमणि डंगवाल और रंगी बिष्ट ये वजीर थे किसके? प्रदीप शाह के। प्रदीप शाह का जो बख्शी था वो विद्याधर डोभाल था। कौन था? विद्याधर डोभाल। प्रदीप शाह का दरबारी कवि मेधाकर शर्मा था, जिसने रामायण प्रदीप की रचना की। तो रामायण प्रदीप की रचना किसने की? आंसर मेधाकर शर्मा। इसका दरबारी कवि था आंसर प्रदीप शाह का था। प्रदीप शाह ने चित्रकार मौलाराम तोमर को संरक्षण प्रदान किया था। अब मौलाराम तोमर एक राजा के दरबार में नहीं रहे, कई राजाओं को शासनकाल देखा उन्होंने, तो उनमें से प्रदीप शाह भी हैं जिन्होंने मौलाराम तोमर को क्या किया? संरक्षण दिया। प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामूवाला कर दी थी। नवादा से हटाकर धामूवाला कर दी थी। प्रदीप शाह के समय दरबारी षड्यंत्रों में 5 भाई कठैतों का नाम आता है। ये सादर सिंह कठैत के पुत्र थे। इन 5 का वध पौड़ी के पंचभैया खाल में किया गया था। कहां पर? पंचभैया। आज भी देवप्रयाग में कास्ट होती, पंचभैया, सतभैया, है ना। तो कौन? 5 भाई कठैतों के नाम आते हैं। ये सादर सिंह कठैत के पुत्र थे। प्रदीप शाह के समय दरबारी षड्यंत्र कर रहे थे। इन 5 का वध कहां पर किया गया? पौड़ी के पंचभैया खाल में किया गया। प्रदीप शाह के समय में कुमाऊं पर 1743 ईस्वी में रोहिला आक्रमण अली मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ। रोहेलों ने, रोहेलखंड कहां हुआ? बरेली वाला जो रीजन है। रोहेलों ने कल्याण चंद चतुर्थ से संधि करते समय 3 लाख रुपए की मांग की। इस राशि को प्रदीप शाह ने उधार देकर कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता की थी। 3 लाख रुपए उस जमाने में इसकी कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता की। कल्याण चंद चंद्रवंशी राजा था, कुमाऊं का राजा था। सहारनपुर के रोहिला सरदार नजीब खान ने 1757 ईस्वी में दून पर आक्रमण किया और 1757 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक दून पर नजीबुद्दौला और नजीब खां का अधिकार रहा। वो नजीबाबाद वाला नजीबुद्दौला, उसका मकबरा है नजीबुद्दौला का वहां पर, ठीक है। नजीबुद्दौला या नजीब खां का अधिकार रहा। प्रदीप शाह का कार्यकाल चंद एवं पंवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है। चंद पंवार वंश की मित्रता कहां पर दिखाई देती है? आंसर प्रदीप शाह के समय में। क्यों दिखाई देती है? जब रोहेलों ने आक्रमण किया कल्याण चंद चतुर्थ पर तो 3 लाख रुपए दिए किसने? प्रदीप शाह ने। तो चंद और पंवार राजवंश की मित्रता के लिए जाना जाता है प्रदीप शाह का कार्यकाल। प्रदीप शाह की 2 ताम्र मुद्राएं या तिमासी, 2 ताम्र मुद्राएं या तिमासी जिन्हें लखनऊ के राज्य संग्रहालय में रखा हुआ है, ये मिली है। जयपुर के राजा समई जय सिंह और प्रदीप शाह ने अपने अपने वकील दोनों राज्यों में नियुक्त किए थे। यह इनके वैदेशिक संबंधों को दर्शाता है। राजस्थान के साथ भी संबंध रहे टिहरी के राजाओं के, है ना, और विवाह भी हुए हैं इनके आपस में, ठीक है। प्रदीप शाह के दीवान रघुपति द्वारा सबलीगढ़ के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। प्रदीप शाह के दीवान रघुपति द्वारा सबलीगढ़ का निर्माण किया गया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके बाद आते हैं राजा ललित शाह। राजा ललित शाह 1772 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके समय कुमाऊं का शासक दीपचंद था। राजा दीपचंद को की जीवित अवस्था में कुंवर मोहन सिंह रौतेला ने 1777 ईस्वी में स्वयं को कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया था। यानी दीपचंद जीवित ही था, कुंवर मोहन रौतेला ने 1777 ईस्वी में अपने आप को कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया था। ललित शाह के समय सिखों ने 2 बार यानी 1775 और 1778 ईस्वी में देहरादून पर आक्रमण किए। देहरादून पर ललित शाह व सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध हुआ 1779 ईस्वी में। ललित शाह और सिखों के बीच में सिरमौर का युद्ध कब लड़ा गया? 1779 ईस्वी में लड़ा गया। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कूर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था। हर्षदेव जोशी ने, विभीषण कहाँ का? कुमाऊं का विभीषण बोला जाता है। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कूर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था। बगवाली पोखर का युद्ध भी 1779 ईस्वी में ललित शाह और मोहन सिंह के बीच हुआ और ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण करके मोहन सिंह को युद्ध से भगा दिया, यानी मोहन सिंह युद्ध से भाग गया। ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया और हर्षदेव जोशी को प्रद्युम्न शाह का प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
हर्षदेव जोशी को प्रद्युम्न शाह का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रद्युम्न शाह ने अपने आप को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया, जबकि प्रद्युम्न शाह डोटियाली रानी का पुत्र था। किनका? डोटियाली रानी का पुत्र था। ललित शाह के 4 पुत्र थे, जयकीर्त शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। कौन कौन? जयकीर्त शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। ललित शाह की मृत्यु हवाला बाग के दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण हो गई। मलेरिया को खास ध्यान देना भैया। दुलड़ी नामक स्थान हवाला बाग में मलेरिया के कारण हुई। ललित शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? जयकीर्त शाह बना। कौन बना? अब आता है राजा जयकीर्त शाह। तो जयकीर्त शाह क्युंठाली रानी का पुत्र था। क्युंठली रानी का पुत्र था। 1780 से 1785 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। बैकेट की सूची में जयकीर्त शाह के राज्यारोहण और शासन का समय 1780 से 1786 ईस्वी तक माना गया है, और डॉक्टर मुकुंदी लाल के अनुसार 1780 से 1785 तक माना गया। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के अनुसार 1780 से 1785 तक माना गया। जयकीर्त शाह के दरबारी आपस में 2 दलों में बंट गए थे, जहां एक ओर खंदूड़ी और दूसरी ओर कौन? डोभाल दल बन गया। कौन कौन? खंदूड़ी और डोभाल। एक डोभाल आधा गढ़वाल माना जाता था बराबर। ठीक है, एक तरफ खंदूड़ी थे, दूसरी ओर डोभाल थे। जयकीर्त शाह के समय कृपाराम डोभाल मुख्तार था और नित्यानंद खंदूड़ी फौजदार था। वजीर जो था वो जयदेव डंगवाल था। जयदेव डंगवाल। कृपाराम डोभाल तानाशाही प्रवृत्ति का था, जो गढ़वाल में तनावपूर्ण वातावरण के लिए जिम्मेदार था। कृपाराम डोभाल तानाशाही प्रवृत्ति का था, जो गढ़वाल में तनावपूर्ण वातावरण के लिए जिम्मेदार था। नेगी जाति के सदस्यों ने दून के फौजदार घमंड सिंह मियां को श्रीनगर बुलाया था, जिसने कृपाराम डोभाल को मारकर स्वयं मुख्तार बन गया था, जिसके बाद राजा घमंड सिंह के हाथों की कठपुतली बन गया। राजा घमंड सिंह के हाथों की कठपुतली। जयकीर्त शाह ने सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के यहाँ राजदूत भिजवाया, जिसने कपरौली के युद्ध में प्रद्युम्न, पराक्रम शाह और विजयराम नेगी की संयुक्त सेना को हराया और श्रीनगर आकर घमंड सिंह का वध कर दिया। श्रीनगर आकर सिख आक्रमणों से बचने के लिए जयकीर्त शाह सिखों को राखी नामक कर देता था। वेरी इंपॉर्टेंट, राखी नामक कर सिखों को देने वाला परमार शासक कौन था? आंसर जयकीर्त शाह। 1786 ईस्वी में जयकीर्त शाह ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ? देवप्रयाग में। अपने जीवन का अंत करने वाला परमार शासक कौन? आंसर जयकीर्त शाह। मौलाराम तोमर के अनुसार मरते समय जयकीर्त शाह ने प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह को श्राप दिया था। प्रद्युम्न शाह और जयकीर्त शाह के समय प्रद्युम्न शाह ने अपनी पैतृक संपत्ति श्रीनगर में कुमाऊं के जोशियों से लुटवाई, जिसे गढ़वाल का जोशियाणी कांड के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं के जोशियों से लुटवाई, जिससे गढ़वाल में जोशियाणी कांड के नाम से जाना जाता है। जयकीर्त शाह के समय दून में दूसरा रोहिला आक्रमण 1786 ईस्वी में रोहिला सरदार नजीब जंग के पुत्र गुलाम कादिर ने किया और दून को विजित करके वहां का प्रशासक उमेद सिंह को बनवा दिया। इसको बनाया? उमेद सिंह को बना दिया। अब आते हैं राजा प्रद्युम्न शाह। कौन? पूर्वांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल व कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया। प्रद्युम्न शाह का शासन 1786 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक रहा। प्रद्युम्न शाह के शासन काल के बारे में जो तिथियां दी गई हैं, उसमें बैकेट के अनुसार प्रद्युम्न शाह का शासनकाल 1786 से 1804, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के अनुसार 1785 से लेकर 1804 दी गई है। रामी और धरणी खंदूड़ी भाई, रामी खंदूड़ी और धरणी खंदूड़ी, ये जो भाई हैं प्रद्युम्न शाह के राज्य मंत्री थे। प्रद्युम्न शाह के हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया। कुमाऊं विजित करने के बाद 1791 ईस्वी में गढ़वाल के लंगूरगढ़ में गोरखों ने आक्रमण किया, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 1791 में पराजित गोरखाओं ने 25,000 रुपए वार्षिक कर देकर शत्रुओं से राज्य की रक्षा की। यानी गढ़वाल के शासक प्रद्युम्न शाह ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। 25,000 रुपए वार्षिक कर देना पड़ता था गोरखाओं को। संवत 1851-52 से 1795 ईस्वी में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे
51वीं 52वीं के नाम से जाना जाता है। 51वीं 52वीं के नाम से जाना जाता है। 52वीं का मतलब गढ़वाल में भयंकर अकाल होता है। 52वीं का मतलब क्या होता है? 52 में पड़ा ना, भयंकर अकाल पड़ा। 1803 ईस्वी में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पे 9 का भूकंप आया। बद्रीनाथ केंद्र था उसका। क्या था? उस समय गोरखों ने अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। गढ़ नरेश ने बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर 12,000 सैनिकों की सेना बनाई, जिसमें लंडौर रियासत के गुजर राजा राय दयाल सिंह ने गढ़पतियों की सहायता की थी। लंडौर रियासत के गुजर राजा रामदयाल सिंह ने गढ़पति की सहायता की थी। 4 मई 1804 ईस्वी को खुरबुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। 14 मई 1804, ये डेट याद करनी पड़ेगी। 14 मई 1804 ईस्वी को खुरबुड़ा देहरादून के मैदान में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसके एक पुत्र प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाया और दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार भाग गया। सुदर्शन शाह, तो यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ कि किस राजकुंवर को गोरखा लोग अपने साथ पकड़कर नेपाल ले गए, तो आंसर प्रीतम शाह इसको। और सुदर्शन शाह हरिद्वार भाग गया। अक्टूबर 1814 ईस्वी में सुदर्शन शाह के कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना गढ़वाल भेजी। अब यहाँ पे ये याद करना आपने, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय हुए? आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुए। किसके समय? 1814 का युद्ध है आंग्ल नेपाल युद्ध। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। किसके कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सेना भेजी? आंसर सुदर्शन शाह के समय में। और जब सेना भेजी तब कोई समझौता नहीं था, बाद में इन्होंने पैसा मांगा। किससे? सुदर्शन शाह से। इसीलिए आधा गढ़वाल देना पड़ा। कौन सा? ब्रिटिश गढ़वाल जिसको बोलते हैं, पौड़ी, गंगा नदी के पार वाला क्षेत्र। इसीलिए श्रीनगर भी किसके पास गया? अंग्रेजों के पास गया। इसीलिए नई राजधानी बनानी पड़ी, त्रिहरी, जिसको टिहरी बोलते हैं आप। यहाँ पर गणेश प्रयाग था, यहाँ पर अलग भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है ना। तो बताया जाता है कि जब टिहरी की जन्मपत्री देखी गई तो पंडित जी ने बोल दिया था, भाई जो राज कुल पुरोहित थे, उन्होंने कहा, राज ज्योतिषी जो थे, उन्होंने कहा 90 साल बाद ये डूब जाएगा। तो राजा ने अपना महल काफी ऊंचाई पर बनाया, लेकिन क्या हुआ? दिखता है कहीं? झील के बीच में दिखता है, जब पानी नीचे होता है तब दिखता है थोड़ा बहुत ऊपर, है ना। तो स्थान की भी गणना होती है ज्योतिष में, ये पता है कि कब तक रहेगा। चलो जी, प्रद्युम्न शाह भाई प्रेम के कारण, ये तो लिखी हुई चीजें हैं। तो उस समय राजा हंसा कि क्या टिहरी डूबेगा? कि तो डूबेगा तो क्या होगा? बाढ़ आएगी ज्यादा, तो नीचे डूबे, कितना डूबे। लेकिन क्या हुआ? पूरा डूब, एक संस्कृति डूब गई पूरी, है ना। और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जो क्या बोलते हैं विस्थापन हुआ, विस्थापित जो लोग हैं उसमें गड़बड़ कर दी इन लोगों ने। अब वैसे तो फायदा ही हुआ जिन लोगों को मिला, लेकिन विस्थापन जो होना था वो पहाड़ से पहाड़ पर करना था। कहां से कहां करना था? आपने क्या कर दिया? नई पीढ़ी तो खुश है कि चलो भाई हम नीचे मैदानों में आ गए, लेकिन पुरानी पीढ़ी बड़ी दुखी होकर मरी। उन्हें लास्ट तक याद आती रही कहाँ की? टिहरी की। तो पहाड़ से पहाड़ पर, ठीक है, नई टिहरी बसाया, लेकिन जो जमीनें थी वो कुछ बनाकर देनी चाहिए थी। किसको? इस प्रकार क्या नहीं है। तब तो अगर आप देखें पलायन में काफी बड़ी भूमिका क्या है? डैम की भी है, नहीं है? टिहरी डिस्ट्रिक्ट से जो पलायन हुआ है उसमें विस्थापन सबसे बड़ा कारण है। चलो कहां तक पहुंचे हम लोग? 52वीं का मतलब बता दिया मैंने, क्या होता है? भयंकर अकाल होता है। और प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बना लिया। दूसरा जो सुदर्शन शाह था हरिद्वार भाग गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी। प्रद्युम्न शाह भाई प्रेम के कारण गोरखों से युद्ध में शहीद हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि प्रद्युम्न शाह गढ़वाल का हुमायूं था। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? प्रद्युम्न शाह। गढ़वाल का शिवाजी किसको कहते हैं? है फतेह शाह को। गढ़वाल का अकबर किसे कहते हैं? पक्का? हाँ, फतेह शाह। ठीक है, तो ये नाम याद रखने हैं। यहाँ ग्रुप सी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो गढ़वाल का हुमायूं कौन? प्रद्युम्न शाह। भाई प्रेम के कारण मरे हो। चलो, वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक
A.R. गिल हैं जिसने खुड़बुड़ा युद्ध का विवरण मिलता है। खुड़बुड़ा युद्ध का विवरण कहां पर मिलता है? वैली ऑफ दून में मिलता है। किसने लिखी है? A.R. गिल ने लिखी है। आज भी है देहरादून में खुड़बुड़ा मोहल्ला, है ना, छोटी छोटी गलियां हैं, बड़ी कैसी, मतलब आपकी कार तो नहीं जा पाएगी वहां पर, कहीं कहीं पर जाएगी लेकिन बीच में फिर बड़ी तंग गलियां हैं। चलो जी, उसके बाद थोड़ा सा पराक्रम शाह के बारे में बता रहा हूं। पराक्रम शाह जो था प्रद्युम्न शाह का भाई था। मौला राम के गढ़ गीता संग्राम और गणिका नाटक में पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। गढ़ गीता संग्राम किसने लिखी? मौला राम तोमर ने लिखी। गणिका नाटक किसने लिखा? मौला राम तोमर ने लिखा। इसमें पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार पराक्रम शाह ने मौला राम की गणिका छीन ली। वह प्रद्युम्न शाह के वफादार मंत्रियों खंदूड़ी भाइयों यानी रामी खंदूड़ी और धरणी खंदूड़ियों की हत्या कर दी। क्या कर दी? रामी खंदूड़ी और धरणी खंदूड़ी भाई बोलते थे इनको। इनकी हत्या किसने की? आंसर पराक्रम शाह ने की। तो इस प्रकार प्रद्युम्न शाह की क्या हो गई भाई? वीरगति को प्राप्त हो गए। कहां? खुड़बुड़ा के मैदान में। अब क्या करेंगे इसके बाद? क्योंकि राजधानी मैंने बताया टिहरी बन जाएगी, तो फिर हम टिहरी रियासत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो टिहरी रियासत से पहले जो गढ़ प्रशासन था वो कैसा था? तो पंवारकालीन मंत्रियों के पदाधिकारी जो थे वो उसमें प्रधानमंत्री को मुख्तार बोलते थे। क्या बोलते थे? मुख्तार जो था वो प्रधानमंत्री सदृश होता था। प्रशासनाध्यक्ष को वजीर बोलते थे। सेनापति को दीवान बोलते थे। राजधानी जो सुरक्षा अध्यक्ष था उसको गोलदार बोलते थे। क्या बोलते थे? गोलधार यानी राजधानी सुरक्षा अध्यक्ष। राजदूत को वकील बोलते थे और दूत प्रेषणिक का कार्य जो करता था वो बख्शी करता था। कौन करता था? दूत प्रेषणिक का कार्य बख्शी करता था। राजगुरु का पद जो मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण होता था, जिसे बाद में धर्माधिकारी कहा जाने लगा। पहले राजगुरु बोलते थे, बाद में धर्माधिकारी। गढ़ राज्य में शंकर गुरु यानी श्याम शाह, श्रीनिवास गुरु यानी फतेह शाह के समय में इन गुरुओं के नाम मिलते हैं। तो शंकर गुरु किसके समय में थे? श्याम शाह के समय में। और फतेह शाह के समय में कौन थे? श्रीनिवास गुरु। गढ़ राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई मंडल होती थी, जिसे कालांतर में परगना कहा जाने लगा। पंवार शासकों ने वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म के प्रति अपनी सहिष्णुता प्रदर्शित की थी। क्या की थी? वैष्णव, शैव और शाक्त। अब अगले लेक्चर में मैं कराऊंगा आपको टिहरी रियासत का उदय 1815 ईस्वी के बाद। जितने भी टिहरी नरेश हैं उनके बारे में अगले लेक्चर में।